आवाज आ रही है मैडम? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग ऑल। सभी जुड़ गए मैडम? हाँ सर, अभी सबको परमिशन दे रही हूँ वन बाय वन। सिर्फ ओके। 2 मिनट सर। हाँ। सर ऑलमोस्ट आ गए हैं। आप स्टार्ट कर दीजिए, कल का थोड़ा बता के फिर स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा हो तो। ओके ओके। हाँ सर। कितने जुड़ गए हैं अभी तक? 41 जितने आ गए सर। ओके ठीक अभी आ है। ही रहे हैं, उतने ही होते हैं हमेशा। ठीक है, हम कल का पहले थोड़ा रिकैप कर देते हैं 5 मिनट, हाँ सर। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। हाँ सर। तो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी recap the yesterday's class in just 5 minutes, not more than that. In the meantime, you get connected. Some people get connected. So yesterday we had discussion about the female reproductive system, right? And female reproductive system, the primary sex organ of female reproductive system was the ovary, right? A pair of ovaries are there in the females,
है ना, ये ओवरी की हमने तो बात करी थी। देन द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना, राइट। एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन थे। मेमरी ग्लैंड, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स थे, राइट। एंड पूरे के पूरे जो प्रोसेस इसमें होती है वो ओव्यूलेशन होगा, राइट, इन द फीमेल, देन फर्टिलाइजेशन मे बी देयर, फर्टिलाइजेशन देयर, देन प्रेगनेंसी होगी, बर्थ होगी, चाइल्ड केयर होगा, राइट। फिर हमने बात करी थी कि ओवरी, the how the ovary is, where and how the ovary is situated in the female system. So we had seen that the ovary is situated in the abdominal cavity. It is just joined with the outer wall of the cervix by the ligament, okay. एंड पूरी की पूरी ओवरी एक थिन एक एपिथेलियम से कनेक्टेड रहेगा, आई मीन कवर्ड रहेगा, ओके। एंड इस कवरिंग के अंदर की जो जो कवरिंग के अंदर की जो जो मैट्रिक्स थी उसको सिंपली हम क्या बोल रहे थे, स्ट्रोमा, राइट। सो दिस इज द स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में मेनी मोर द सेल्स दे डू डेवलप। तो इसमें हमने बाहर की जो पार्ट थी उसको हमने पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोला, जो अंदर का था उसको मिडल पार्ट, उसको हमने मेडुला नाम दे दिया। कॉर्टेक्स में हम यहाँ पे बात करेंगे आगे कि किस तरह से अलग अलग फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, बट उसके पहले जस्ट हमने ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा था, एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखा था जिसमें दिस इज द यूटेरस एंड दिस इज द सर्विक्स, राइट, and this is the vaginal aperture and this is the vagina, right. फिर हमने ये फिगर देखा था, इसमें जस्ट सेम फिगर है बट हमने यहाँ पे हाउ द ओवरी इज सिचुएटेड, सो दिस इज द ओवरी, दिस वाइट कलर, राइट, ओके। फिर हमने आगे बात करी थी कि कौन कौन से लेयर्स क्या क्या होते हैं ओवरी में, जो सेक्शन हमने कट किया था, राइट, जो सेक्शन हमने देखा। तो जर्मिनल एपिथेलियम में सबसे ऊपर जो लेयर होगा दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, पूरे के पूरे जो कैप्सूल कवर किया हुआ रहेगा ओवरी को। इनसाइड दैट जर्मिनल एपिथेलियम्स आर देयर, और उसके अंदर जो पूरा का पूरा पार्ट है वो स्ट्रोमा कहलाता है, राइट। स्ट्रोमा में बाहर की तरफ कॉर्टेक्स, अंदर की तरफ मेडुला। कॉर्टेक्स में सो मेनी ओवेरियन फॉलिकल्स दे डेवलप, राइट। टुडे वी डिस्कस इन डिटेल दीज ओवेरियन फॉलिकल्स, ओके। ये हमने देख लिया। फिर हम बात कर रहे थे कि how the ovum or the secondary oocyte which is released by the ovary in each menstrual cycle has been received by the fallopian tube. So fallopian tube की हमने एक स्ट्रक्चर देखी थी कुछ इस तरह से, यहाँ पे कि ये पूरे के पूरे fallopian tube है, दिस इज द fallopian tube। तीन अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया था, दिस इज द इनफंडिबुलम, ये एम्पुला और ये स्टमस, राइट। इनफंडिबुलम के पास काफी सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे जिसको हमने नाम दिया था फिम्ब्री, एंड ये फिम्ब्री यहाँ से जैसे रिलीज हुआ ओवरी से, राइट। सो फिम्ब्री दे कैच द secondary oocyte, and secondary oocyte enters into the ampulla and then isthmus। इसी जगह पे फर्टिलाइजेशन होगी, बाद में बात करेंगे उसकी, राइट। वजाइना का स्ट्रक्चर हमने देखा था, ये लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा। लैबिया माइनोरा ऊपर की तरफ ज्वाइन होते हैं एंड क्लाइटोरिस वहाँ पे होता है। दिस इज नथिंग बट द स्यूडोपेनिस। लेविया मेजोरा की हम बात कर रहे थे, जो स्क्रोटम के होमोलोगस है, राइट। तीन ओपनिंग थी इसमें, यूरेथ्रल ओपनिंग, सेपरेट यूरेथ्रल ओपनिंग, देन वेजाइनल ओपनिंग, एंड देन द कॉपर्स ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स आर, आई मीन ओपनिंग ऑफ दैट ग्लैंड इज आल्सो देयर, राइट। सर्विक्स एंड वजाइना ये दोनों मिलके बना रहा था बर्थ कैनाल, राइट। देन हमने देखा था कि जो हमारे वुम्ब है वो इन्वर्टेड पियर शेप का है, राइट। उसमें तीन लेयर्स होते हैं, 3 layers आर देयर। द अपर मोस्ट इज द
perimetrium, the middle one is the myometrium, and another one is the endometrium. Okay. Then हमने देखा था endometrium, they are highly vascularized, many glandular tissues are, right, and those endometrium, they wear and tear off during the menstrual cycle. We'll discuss in the latter part of this chapter. Then myometrium, they are made up of smooth muscles. यहाँ पे एक और चीज याद रखना, शायद क्लियर आ गया कि ये जो यहाँ पे स्मूथ मसल्स होती है, these are the longest smooth muscles in the human, right? और ये during the time of birth they contract, right? Contraction है, और वो contraction होने से parturition, it will help in the parturition. Okay? फिर हमने ये सब स्ट्रक्चर देख लिया, हमने जो पीछे के फिगर्स देखे उसमें, राइट? क्लाइटोरिस में कोई भी डक्ट नहीं होती है, नोटेड, राइट? ये क्लाइटोरिस है जिसमें कोई डक्ट नहीं होता है, राइट? देन फिर हमने हाइमेन के बारे में देखा था कि वो एक that is nothing but a partially covered membrane in the vaginal orifice, right? Okay, ये सब हमने कल बातें करी थी, राइट? फिर हमने मेमोरी ग्लैंड की बात करी थी कि मेमोरी ग्लैंड, राइट, मेमोरी ग्लैंड इट इज फैटी टिश्यूज होते हैं काफ़ी सारे, ये सभी जो फैट हैं, राइट? एंड देन मेनी memory tubules are there, lobes are there, see, these are the memory lobes, right? And memory lobes are made up of many alveoli or alveolus, right? And the cells of the alveolus, they secrete milk, they make and secrete milk, और वो जो सिक्रेट करते हैं मिल्क, वो एल्वियोलाई के कैविटी में भरे हुए रहते हैं. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लैक्टेशन ये दोज कैविटी बिकम्स लार्ज, बड़े हो जाते हैं वो. ओके, देन इट कम्स इनटू द मेमोरी डक्ट एंड फाइनली इनटू द एम्पुला, एंड देन एम्पुला के थ्रू लैक्टिफेरस डक्ट और निपल के थ्रू बाहर. एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना, जस्ट आगे उसे आएगा ये, कि जो फर्स्ट मिल्क होता है, first milk of the mother is called colostrum, right? And that colostrum is rich in IgA, immunoglobulin A. पूछा हुआ क्वेश्चन काफी बार, राइट? आगे आएगा फिर से. तो IgA कोलेस्ट्रम में होता है जो कि न्यू बॉर्न बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, राइट? तो ये हमने कल बातें करी थी. Now we start today's class. So today we discuss gametogenesis, right? So gametogenesis हमने पहले ही define किया था. Gametogenesis is nothing but the process of formation of gamete, right? Gamete का मतलब कि मेल में ये sperm बनाएगा और फीमेल में ovum बनाएगा, right? The process of formation of sperm in the male and process of formation of ovum in the female is called gametogenesis, right? और उसी को अलग अलग यदि करके हम बोले तो मेल में spermatogenesis, sperm बनने के प्रोसेस, एंड फीमेल में oogenesis, ovum बनने के प्रोसेस. So first of all we discuss spermatogenesis and then oogenesis. Okay, so spermatogenesis की बात करें तो पहले ही हमने सीखा हुआ है कि spermatogenesis it occurs in the, कहाँ पे होता है? Testis, right? So testis is the site of spermatogenesis, right? जबकि oogenesis का साइट होता है ओवरी, वो हम बाद में देखेंगे, राइट? सो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज हमने बात करी थी पहले के क्लासेस में, spermatogenesis it starts after getting puberty. Spermatogenesis, स्पर्म का बनना तभी होता है जब प्यूबर्टी आती है, राइट? जब सेक्स हार्मोन बनने शुरू होते हैं. देन हम अब जो पहले हमने लास्ट क्लास में हमने एक क्रॉस सेक्शन के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बात करी थी. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का हमने क्रॉस सेक्शन देखा था. वहाँ पे यदि तुम्हें याद हो, तुम रिकॉल करो, वहाँ पे 3 अलग अलग तरह के सेल्स थे, राइट? कौन कौन से सेल्स थे? पहला था स्पर्मेटोगोनिया, यदि तुम रिकॉल करो कल की क्लास को या परसों की क्लास को, राइट?
दूसरा सेल था, दूसरा सेल सर्टोली सेल्स, राइट। यहाँ पे ये सर्टोली सेल्स, तो पहला था स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा था सर्टोली सेल्स। तीसरा एक और सेल था जो इंटरस्टिशियल स्पेस में था, उसको हम लोग बोल रहे थे लेडिंग सेल्स। ओके, तीनों के अलग अलग काम थे, वो हम आज फिर से एक बार देखेंगे, हमने ऑलरेडी देखा हुआ तो है ये। नाउ द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम the spermatogonium. Spermatogonium is nothing but the germ cells. ये germ cells हैं जो कि टेस्टिस के वॉल से, है ना, टेस्टिस के वॉल से ये लगे हुए होते हैं, काफी सारे नंबर होते हैं, काफी सारे, और ये अपना नंबर बढ़ाता भी है माइटोसिस करके। और these cells are actually स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? अपने नंबर को खुद से बढ़ा सकते हैं, राइट। तो एक्चुअली दीज सेल्स आर स्टेम सेल्स, रखना है ना। तो जब सेक्स हार्मोन बनने शुरू होते हैं, मतलब जब प्यूबर्टी आती है, राइट, तो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया ये इसमें स्टिमुलस आती है, आई मीन इसको मैसेज आते हैं कि यू हैव टू नाउ डिवाइड, यू हैव टू नाउ डेवलप एंड डिवाइड, एंड फाइनली ये डिवाइड करके अलग अलग स्टेजेस को क्रॉस करते हुए फाइनली ये स्पर्म बनाता है। वो हम आज डिटेल में बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम की फिर से एक बार यदि हम बात करें तो दीज आर नो डाउट द जर्मिनल सेल्स, राइट। बट अभी तक इसमें यदि ये नंबर भी बढ़ा है तो जस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। सो इट्स यू नो प्लॉइडी लेवल, यदि प्लॉइडी की हम बात करें तो इसमें ये कैसा होगा, 2n होगा, राइट। मतलब यदि ह्यूमन की बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो इसमें होंगे वो कितने होंगे, 46, राइट। 46 क्रोमोसोम्स आर देयर, ठीक है। 2n है और 46। ध्यान रखना, आज की क्लास बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर दूं, फिर से हम आते हैं स्लाइड पे। सो नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड को काफ़ी अच्छे से समझना, मैं इस पे अच्छा खासा टाइम भी दूंगा। सी इन दिस फिगर वी जस्ट यू नो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम यहाँ पे समझना चाह रहे हैं कि किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है, राइट। इफ वी लुक एट दिस सेल, मैं एक पेन ले लेता हूँ पहले। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस की हम प्रोसेस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस, दिस इज द सेल which is called spermatogonia, right? स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया। तो पूरे के पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को हम 3 अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझना। पूरे के पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या किया हमने, 3 अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर दिया। पहला जो फेज है ये मल्टीप्लिकेशन, दूसरा जो फेज है ये ग्रोथ, और तीसरी जो फेज है ये है दिस इज मैच्योरेशन, राइट। मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। सी मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इन द मल्टीप्लिकेशन द स्पर्मेटोगोनिया दे इंक्रीज देयर नंबर, सेल्फ अपने सेल की नंबर को बढ़ाता है, क्योंकि आगे उसको जाके स्पर्म बनाना है, तो दे इंक्रीज देयर नंबर, राइट। काफी सारे यहाँ पे नंबर हो जाते हैं। सी यहाँ पे जैसे माइटोसिस, 2 माइटोसिस दिखाया हुआ है, एक पहली माइटोसिस में 1 से 2 सेल हुए, फिर दूसरे में 2 से 4 सेल। So they just increase their number, multiplication, right, by the mitosis. तो यदि यहाँ भी प्लॉइडी हम बात करें, यदि 2n है तो यहाँ भी कितनी होगी, 2n होगी, ऑल राइट। नाउ अब इसका नंबर काफी ज्यादा होता है, हम आगे कैलकुलेशन करेंगे कितने नंबर होते हैं, क्या होते हैं, मिलियंस में नंबर होते हैं। बट some of them, not all, right, some of them they grow in size, right। ये क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो साइज में ग्रो कर जाते हैं, जस्ट, राइट। कोई बहुत यहाँ पे डिवीजन नहीं हुई है, जस्ट ये साइज में ग्रो कर गए, और जो साइज में ग्रो कर गए स्पर्मेटोगोनिया, राइट, ग्रोथ फेज में,
So now these cells are called primary spermatocytes. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में नंबर ऑफ प्लॉइडी होगी क्या होगी 2n होगा, राइट. प्लॉइडी इज स्टिल 2n. ऑलराइट. नाउ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनने के बाद अब तीसरा फेज शुरू होता है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, राइट. मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है कि अब यहाँ पे इसे मैचुरेशन, तीसरा जो होगा मैचुरेशन फेज होगा. मैचुरेशन में क्या होगा कि ये अब meiotically on primary spermatocytes, they divide meiotically, right, first into the secondary spermatocytes and then into the spermatids. तो हमें अच्छी तरह से पता है कि मियोसिस दो फेजेस में होते हैं, राइट, दो स्टेप में होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. हमने माइटोसिस मियोसिस में देखा हुआ अच्छी तरह से. मियोसिस 1 की यदि हम बात करें तो मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर, राइट, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स हाफ. क्लियर है. यदि यहाँ पे 2n नंबर था, जो प्लॉइडी थी वो 2n थी इन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ meiosis 1 the two cells has been formed and these two cells are called secondary spermatocytes and the ploidy of these secondary spermatocytes are now n. yes, समझ में आ रही है क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम डिवाइड करता है, हाफ हो जाता है ना. रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं ना. तो रिडक्शनल डिवीजन रियलिटी में क्या होती है, मियोसिस 1 होती है. मियोसिस 2 तो जस्ट माइटोसिस ही है ना. ओके. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 होगा एंड दिस मियोसिस 1 विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी oocyte की जो प्लॉइडी हो गई वो हाफ हो गई, n हो गया. नाउ इन द सेकेंडरी oocyte द सेकेंड मियोटिक डिवीजन अकर्स एंड इट फॉर्म्स 4 डिफरेंट सेल्स. ये 4 अलग अलग सेल्स बनाए और इस सेल को हम क्या नाम दे देंगे, स्पर्मेटिड्स. ओके. सो दीज सेल्स आर कॉल्ड स्पर्मेटिड्स. तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बने और चारों की प्लॉइडी क्या होगी, n होगी. यदि हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की 2n है तो इसकी हाफ रहेगी. कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि योर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इज 4n, सो व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ योर स्पर्मेटिड्स. सो दैट इज जस्ट 2n, राइट. आधी करनी है, 6n दे तो 3n करना है. ओके. तो ये हो गया स्पर्मेटिड्स. नाउ सर, हाँ बोलिए मैडम. कक्षिल को कोई क्वेश्चन है, बीच में हाथ खड़ा कर रहा है. हाँ बोलिए. कक्षिल यू कैन आस्क. या कक्षिल बोलो, उसको अनम्यूट करिए मैडम. हेलो. क्यों अनम्यूट? बोलो कक्षिल. एक ही मिनट सर, मैं उसको कर रही हूँ. हाँ यस कक्षिल. हाँ तो सर जो सेल ग्रोथ नहीं हो पाते, जो ग्रोथ करते वो तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं, लेकिन जो ग्रोथ नहीं कर पाते वो, देखो ये पूरा का पूरा सेल एक ही बार में ग्रो नहीं करता है. देखो पूरे के पूरे जो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस है ना, इसमें लगभग 70 से 75 डेज लगते हैं, राइट. कुछ सेल इसमें से, ये बहुत सारे सेल्स होते हैं, सी कुछ डिजेनरेट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिजेनरेशन का बहुत ज्यादा ये नहीं है. यहाँ पे डिजेनरेट नहीं करते हैं, वो रखे रहते हैं. सी इसमें इसकी जेनेटिक प्रोग्रामिंग ऐसी करी हुई होती है कि कुछ सेल्स यहाँ पे डिवाइड करने शुरू हुए, राइट. क्योंकि सी ये भी क्या होता है कि अपने आप का नंबर बढ़ाता है, और ऐसा नहीं कि एक ही बार में बढ़ाता है, राइट. डेली बेसिस पे अपने नंबर को बढ़ाता है, क्योंकि ये कैसा स्टेम सेल्स है ना. और जितने उसमें से ग्रो कर जाते हैं, साइज बढ़ जाता है ना, ठीक है, तो वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेते हैं. एक बात सब बताइए, ध्यान रखना है, राइट. कक्षल क्लियर है? हेलो हेलो कक्षल सुन रहे हो? हेलो मैडम, कक्षल शायद नहीं सुन रहा है. हेलो हेलो
सुन रहे हैं मैडम आप? इसको कर दो। हाँ सर हो गया। कविता मैडम सुन रहे हैं? हाँ कक्षिल क्लियर? हाँ हाँ मैम। ठीक है ओके कक्षिल। सर। हाँ तो यहाँ पे पूरे के हर एक यहाँ पे नंबर इसके लिमिटेड होते हैं और हर हमेशा ये क्या होता है, डिवाइड होते रहता है, राइट। डेली बेसिस पे ये मल्टीप्लिकेशन भी चलता है, ग्रोथ भी चलता है, मैच्योरेशन भी चलता है। पूरे प्रोसेस को होने में 75 डेज लगेगा, 70 डेज लगेगा लगभग। हाँ ओके। जबकि सी हम बाद में पढ़ेंगे oogenesis, तो वहां पे ये डिजेनरेट करते हैं, वो हम आएंगे उस पर। ओके ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्पर्मेटिड्स बने। अब ये स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है। सही, ये कोई डिवीजन यहाँ पे नहीं है। स्पर्मेटिड्स दे ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ। यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस भी बहुत सारे बुक में लिखा रहेगा कि अपने आप को मेटामॉर्फोज करते हैं, राइट। एंड देन दे फॉर्म स्पर्मेटोजोआ। दैट मींस इसमें टेल हो जाता है, हेड हो जाता है, राइट। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ, राइट। ओके अब जरा हम इसको क्लियर करते हैं। इसी स्लाइड में फिर से मैं एक और ऐड करता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे दो तीन चीजें तुम्हारे सामने है कि जो ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो हमने अभी बात करी, उसे जरा मैं फिर से पढ़ लाऊं। ओके ये जो पूरे के पूरे प्रोसेस की हमने बात करी, तो इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रही है, जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे स्पर्मेसाइटोजेनेसिस एक टर्मिनोलॉजी देते हैं इस प्रोसेस के लिए, राइट। दूसरा एक टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, जो स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म करके स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, राइट। ये दोनों टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना भैया, ओके। Cytogenesis, and here the differentiation of the spermatids into the spermatozoa is called spermiogenesis, right। इस तरफ जो हमने बात करी, ये जो अब जो दूसरा टेबल आपके सामने दिख रहा है, ये दिस वन एंड दिस वन, ये क्रोमोसोम की स्टेटस और क्रोमेटिड्स के स्टेटस को दिखा रहा है। ये क्रोमोसोम के स्टेटस की है। स्पर्मेटोगोनिया की बात करें 46 क्रोमोसोम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 46 क्रोमोसोम, बट जैसे मियोसिस हुआ इट विल बिकम हाफ 23। अब पूरे के पूरे अब जहाँ भी जाएं नीचे, इसमें सब में 23 क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोम की स्टेटस हो गई पर सेल। बहुत बार एग्जाम में, एम्स वगैरह में खास करके, वो क्रोमोसोम की स्टेटस नहीं पूछ के क्रोमेटिड्स पूछ देते हैं कि क्रोमेटिड्स पर क्रोमोसोम किस स्टेज में कितना होगा, राइट। तो क्रोमेटिड्स की यदि बात करें तो क्रोमेटिड्स कब डिवाइड होता है, माइटोसिस में या फिर मियोसिस 2 में, है ना। क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स हैं, ऑलराइट। लेकिन जब मियोसिस 2 कंप्लीट होती है, जिसको हम लोग माइटोसिस भी बोल सकते हैं, अब क्रोमेटिड की नंबर क्या हो गई, आधी हो गई। तो क्रोमेटिड्स पर क्रोमोसोम बिकम्स हाफ आफ्टर द मियोसिस 2, ठीक है। ये ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन इस स्लाइड से पूछे जाते हैं, ऑलराइट। ठीक है, हम अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे की तरफ हम चलें। तो सॉरी, हम अब आगे की तरफ चलें। ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट जस्ट जो अभी हमने बात करी उसी कंटेंट यहाँ पे लिखी हुई है। हम इसको बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना आराम से, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। हेप्लॉइड जो होती है वो, आई मीन द एंटायर प्रोसेस इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड द स्पर्म्स आर फाइनली हेप्लॉइड। और हेप्लॉइड की हम बात करें तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्म, ये सभी हेप्लॉइड होते हैं। स्पर्मेटिड्स भी हेप्लॉइड होते हैं, आई मीन आधी हो जाती है। फिर स्पर्मेटोजोआ जो हमने देखा, फिर स्पर्मियोजेनेसिस हमने देखी, राइट। और फिर स्पर्मिएशन हमने देखा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नाउ। अब हम बात करें कि भाई ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, ये प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाती है। ये हमने पढ़ा, पहले भी पढ़ा, आज भी हमने सुना ये चीज। लेकिन प्यूबर्टी में आखिर ऐसी क्या चीज होती है कि ये प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, राइट। व्हाट इज द एक्चुअल प्लेयर, राइट। यहाँ पे एक्चुअल प्लेयर कौन है जो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस का जो
मेन प्लेयर है, दैट प्लेयर इज कॉल्ड GnRH, राइट। एक हार्मोन है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। यदि आपको लास्ट 11th क्लास में जो हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था, और हाइपोथैलेमिक हार्मोन में यदि याद हो, तो ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, वेरी इंपॉर्टेंट हाइपोथैलेमिक हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। देखो भैया, यहाँ पे एक बात क्लियर करूँ, इसको काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है और बच्चे इसको GH से कंफ्यूज हो जाते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन है, राइट। ये ग्रोथ हार्मोन नहीं है, राइट, GH से कंफ्यूज होते हैं। दिस इज GnRH, इसको अलग रखना है बिल्कुल। तो जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी का मतलब होता है क्या कि व्हेन वी गेट द सेक्स हार्मोन, फिजियोलॉजिकली बोला, बट वो आता कहाँ से, जब GnRH बननी शुरू होती है हाइपोथैलेमस में। बट अब भाई GnRH कैसे बनता है भाई, कहाँ से आता है? तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज, राइट, जब हम 10-12 साल के होते हैं, 12-13 साल के, तो हमारे हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं या फिर न्यूरॉन्स हैं, उसकी मेच्योरिटी भी बढ़ती है, राइट, एंड बाय हैविंग मेनी डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, राइट, सो GnRH हैज बीन रिलीज्ड। GnRH जैसे रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस से, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को, है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, राइट, स्टिमुलेट करता है, और वहां से दो हार्मोन को रिलीज करवाता है, जिसको हम लोग कलेक्टिवली कॉल्ड गोनेडोट्रोफिन्स। एक को हम लोग बोलते हैं LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, स्पेलिंग गलत है शायद, ठीक है, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, राइट। तो दो हार्मोन आया है ना, GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया और वहां पे LH एंड FSH को रिलीज करवाया। क्लियर? ओके, गुड। अब हम आए आगे कि भाई LH करता क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सी हार्मोन है, दैट मींस पिट्यूटरी ग्लैंड से सीधा ब्लड स्ट्रीम में आएगा और अपने टारगेट सेल पे जाके बाइंड करेगा, है ना, टारगेट सेल पे जाके बाइंड करेगा। तो LH का जो टारगेट सेल है वो है लेडिक सेल्स, राइट, ठीक है। कहाँ पे था लेडिक सेल्स? इंटरस्टिशियम में था, 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में था, राइट, इंटरस्टिशियल स्पेस में था। So these Leydig cells are the target of LH, and Leydig cell, after getting stimulus from the LH, it secretes androgen, right? और last दिन ने बात करी थी कि testosterone is one of the androgen, right? तो वहां से मेल में ये एंड्रोजन सिक्रीट करेगा, LH, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। और एंड्रोजन क्या करेगा भैया फिर? तो एंड्रोजन आके जो स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम को स्टिमुलेट करेगा टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, क्लियर हो रहा है? GnRH आया, GnRH ने इंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज करवाए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा FSH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे रिलीज हुआ, वो अपने टारगेट पे जाके बाइंड हुआ, और टारगेट है उसका कौन? लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स ने एंड्रोजन सिक्रेट किया, और वो एंड्रोजन, ये भी हार्मोन है, एंड्रोजन भी हार्मोन है, और ये एंड्रोजन जाके स्पर्मेटोसाइट्स पे बाइंड हुए या स्पर्मेटोगोनियम पे बाइंड हुए, राइट, स्पर्मेटोगोनियम पे बाइंड हुए और स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट किया। डन? ओके। दूसरा जो हार्मोन है, दैट हार्मोन इज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा। कहाँ पे? सर्टोली सेल्स। कहाँ पे था ये? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर था, है ना। और सर्टोली सेल्स से यहाँ पे काफी सारे फैक्टर्स, कुछ हार्मोन्स स्टिमुलेट सिक्रेट करवाएगा, है ना। हमने जस्ट वहां पे पढ़ा था, सर्टोली सेल्स दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, इजंट इट? याद होगा सबको, ठीक है, दैट इज वेरी ट्रू। बट उसके अलावे भी सर्टोली सेल्स के काफी काम होते हैं। जैसे एक और हमने वहां पे देखा था कि टेस्टिस और ब्लड के बैरियर का भी काम करता है, इससे ग्रोइंग स्पर्म को हमारे इम्यून सिस्टम किल नहीं कर पाते हैं, राइट, मारते नहीं है, राइट। तो ये सभी सर्टोली सेल्स का काम था। बट सर्टोली सेल्स अपार्ट फ्रॉम दैट दे आल्सो सिक्रीट एंटी मुलेरियन हार्मोन, राइट, AMH, राइट, एंटी मुलेरियन हार्मोन,
दूसरा इनहिबिन हार्मोन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP, है ना। ये 3 अलग अलग हार्मोन, ABP एक्चुअली हार्मोन नहीं है, ये एक बाइंडिंग प्रोटीन है जस्ट। तो ये 2 हार्मोन AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन एंड इनहिबिन हार्मोन, ये भी सिक्रेट करता है। इसके अपने अपने काम हैं, ये मोस्टली ये हम आगे देखते हैं इसके काम को, ठीक है। तो 3 अलग अलग यहाँ पे हार्मोन, 3 अलग अलग फैक्टर्स में कॉन्सेंट्रेट किया, FSH, सॉरी साइटोलिसिस, और साइटोलिसिस कैसे एक्टिवेट हुआ, FSH के आने से, राइट। तो इन तीनों हार्मोन या तीनों फैक्टर की जरा हम बात कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, चलो ये हम आपको बता दूं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर आ गया स्पून की, ओके ठीक है। ये 3 अलग अलग फैक्टर, इतना आप याद रखो। और यदि आपको सही, यहाँ पे मैं सबको बोल दूं कि यदि आपको थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा जानना हो, राइट, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है सिंग्स बायोलॉजी करके, तो उस पर आप देखना, उस पर कंप्लीट आपको ये जो हार्मोन्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ी बात करूँ कि एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या है, ये मुलेरियन डक्ट को बनने से मेल में रोकता है, राइट। फिर हम ये इनहिबिन की बात करें तो ये क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कितनी होनी चाहिए, राइट। जो अभी पूछा तुम्हारे मित्र ने क्वेश्चन कि सर ये क्या सभी के सभी डिजेनरेट हो जाते हैं, तो ये इनहिबिन भी रेगुलेट करता है कि कब जो स्पर्मेटोगोनियम है उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनने हैं, राइट। तो ये इनहिबिट करता है एक्चुअली, ज़्यादा यदि स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई तो दे इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तीसरा जो फैक्टर है, दिस इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP है। सी अब इसमें क्या होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग, ये टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरॉन से जाके बाइंड कर जाता है, कौन, ABP, राइट। तो ABP ये बाइंड करता है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है टेस्टोस्टेरॉन की इनसाइड द टेस्टिस, सो दैट स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस गोज ऑन वेरी स्मूथली, ठीक है। ABP का ये काम है, लिख लेना तीनों। ये आपको एम्स वगैरह में पूछेगा, सर्टनली पूछेगा, जो एटलीस्ट नीट और एम्स के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको फिर से बता दूं, थोड़ा बहुत यदि आपको और डिटेल में देखना हो तो आप यूट्यूब चैनल पे जाना, सिंग्स बायोलॉजी करके है, उस पर आपको ये सब मिलेगा, हमने बना के रखा हुआ है उस पर ये वीडियो, आप सब्सक्राइब कर लेना, और भी जो नए नए वीडियोज हैं वो आते रहेंगे आपके पास। ओके, हम अब आगे जरा बढ़ें। अब नेक्स्ट जो हमारे बुक में है, सिलेबस में है, वो है स्ट्रक्चर स्पर्म। स्पर्म यहाँ पे बन गया, स्पर्म ने देख लिया कि स्पर्म बना है स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, राइट, हैप्लॉइड है स्पर्म, राइट। स्पर्म के स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो इसे हम लोग ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, राइट। या फिर किसी किसी बुक में 4 भी रहेगा, तो 4 कैसे है, 3 कैसे है, जरा हम वो देख लें। तो जो स्पर्म है, स्पर्म के 3 जो अलग अलग पार्ट्स हैं, वो पहला पार्ट हम हेड, दूसरा मिडिल पीस और तीसरा टेल, राइट, में डिवाइड कर देते हैं। हम आगे फिगर देखेंगे, हेड, मिडिल पीस एंड टेल, ओके। दोनों के बीच में, हेड एंड मिडिल पीस के बीच में एक छोटा सा नेक होता है, तो किसी किसी ऑथर के बुक में, राइट, इसे भी एक पार्ट यानी 4 पार्ट बोला गया है, राइट, ठीक है। तो ये 3 पार्ट 4 पार्ट जैसे भी आप समझो इसको, और क्वेश्चन जो डिमांड करता हो उसको आप करना। और बहुत बुक में क्या होता है, हेड एंड नेक को एक में ही रखता है, राइट, हेड एंड नेक को एक में ही रखता है, हेड के अंदर रखता है, ठीक, ओके। तो हेड, मिडिल पीस एंड टेल। अब इन सबके अलग अलग काम है, अलग अलग इसके काम बटे हुए हैं। तो हम जरा हेड की बात करें पहले, राइट, एक बार मैं देख लूं जो स्पर्म के स्ट्रक्चर है। ये यदि आप देखो यहाँ पे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, हम आते हैं इसके डिटेल पे। सो दिस इज द हेड, ये हेड यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। ये जो हमने बोला नेक, ये काफ़ी छोटी सी 0.3 माइक्रोमीटर की नेक होती है, राइट। फिर ये मिडिल पीस है, और ये लंबा सा यहाँ पे ये क्या है, टेल है, राइट, ओके। ये सिंबल का मतलब होता है कि काफ़ी लंबा है ना, बहुत लंबा है, ओके। इसी को जरा हम जूम करके यदि देखें स्पर्म कि क्या क्या इसके पार्ट्स होता है, तो हेड की हम बात करें तो हेड के टिप पे यहाँ पे देखो एक पॉइंटेड रीजन है, पॉइंटेड टिप है, जिसको हम लोग एक्रोसोमल कैप बोलते हैं, राइट।
पूरे के पूरे स्पर्म एक मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है, हेड मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है। अपर पार्ट को यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं हेड, सॉरी एक्रोसोमल कैप, इस रीजन को हम लोग बोलेंगे एक्रोसोम। हेड के अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, राइट। हेड के अंदर क्या हो रहा है, हेड इज हैविंग हैप्लॉइड न्यूक्लियस, राइट। हेड के अंदर में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगी, ओके। और हेड के नीचे आए तो एट द जंक्शन ऑफ द हेड एंड मिडिल पीस देयर इज अ वेरी स्मॉल नेक, राइट। हम सबके इंपॉर्टेंस पे आएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फिर मिडिल पीस है, राइट। मिडिल पीस में काफी सारे स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइट। वी डिस्कस दैट 50 to 100 mitochondria are there, right? And from there, from neck, some that centrioles are there, और उस centriole से यहाँ पे काफी सारे फाइबर्स निकलते हैं, फिलामेंट्स निकलते हैं, राइट। और वो थ्रू आउट द टेल रन करते हैं। इसके थोड़ी डिटेल हम बात करें। सी यू कम टू दिस फिगर नाउ। सो दिस इज द हेड। इनसाइड द हेड द हैप्लॉइड न्यूक्लियस इज देयर, राइट। साइटोप्लाज्म लगभग नहीं होती है, लगभग नो साइटोप्लाज्म इज देयर, राइट। एंड द अपर पार्ट ऑफ द हेड इज द एक्रोसोम। ये एक्रोसोम स्ट्रक्चर है, राइट। एक्रोसोम की जो ऊपर कवरिंग है इसको हम लोग बोलते हैं गेलिया कैपिटाइटिस, राइट। एंड द एक्रोसोम इज filled with the many hydrolytic enzymes. We come to those points in the next slide. Then we come to the neck. It is having centriole. See, this is the centriole and called proximal centriole. सबसे ऊपर की तरफ जो है ये proximal centriole है, right? Just proximal centriole के नीचे होती है distal centriole. ये डिस्टल सेंट्रियोल जो है ये बेसल बॉडी बनाने का काम करता है, समझना अच्छे से यहाँ पे भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसल बॉडी बनाने का काम करता है, जहाँ से एक्सियल फिलामेंट्स निकलते हैं, जो हमने पढ़ा था ना साइटोस्केलेटन में, एक्सियल फिलामेंट्स। तो वही एक्सियल फिलामेंट्स यहाँ निकलते हैं। 9+2 की स्ट्रक्चर भी होती है, राइट। थ्रू आउट ये रन करेगा। किससे निकल रहा है, डिस्टल सेंट्रियोल से निकल रहा है। तो भैया प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का क्या काम है, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का एज सच स्पर्म में कोई काम नहीं है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होती है तो क्लीवेज में इसका काम होता है। क्लीवेज का मतलब जब जाइगोट डिवाइड करते हैं ना, तो जाइगोट के डिवीजन में ये हेल्प करता है। कौन, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। एक और सेंट्रियोल होती है जिसको हम लोग रिंग सेंट्रियोल बोलते हैं। सी ये रिंग सेंट्रियोल है। 3 सेंट्रियोल, वन एक प्रॉक्सिमल, दूसरा वो डिस्टल और तीसरा वो रिंग सेंट्रियोल। तो रिंग सेंट्रियोल ये जो एक्सियल फिलामेंट है, एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ एक रिंग बना के रहता है। इसका फंक्शन बहुत अच्छे से, हमारे लिए इसकी फंक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ओके। देन ये जो मिडिल पीस है, दिस मिडिल पीस कंप्लीट, जो मिडिल पीस की हम बात करें, मिडिल पीस द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर। अपने बुक में शायद 25 है, लेकिन 25 से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 70-100 के आसपास तक होते हैं माइटोकॉन्ड्रियाज। एंड माइटोकॉन्ड्रियाज आर देयर इन अ स्पेशल पैटर्न। वो स्पाइरल पैटर्न में होते हैं, एक स्पेशल तरह से वो अरेंज्ड होते हैं, स्पाइरल पैटर्न में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। एंड द cytoplasm inside the granular cytoplasm होते हैं मिडिल पीस के अंदर, जिसको हम लोग मैनकेट बोलते हैं। सुन के भाई, मैनकेट हमसे पूछा हुआ क्वेश्चन, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होते हैं, तो मैनकेट में होते हैं। दिस इज कॉल्ड मैनकेट। तो मैनकेट कहाँ पे, मिडिल पीस में है, राइट। और ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाएंगे, राइट। और वो एटीपी, दैट एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। जो टेल की मूवमेंट होती है, टेल मूव करके स्पर्म को एक मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो दैट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। और इसके बाद फिर ये नीचे की तरफ टेल होंगे, जिसमें 9+2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, राइट, ओके। हम अब आते हैं जो हमारे कंटेंट है, रिटन कंटेंट, इस पे आते हैं। तो सी यहाँ पे अब उसकी हम स्ट्रक्चर हमने देखा, जस्ट उसके कुछ फंक्शंस हैं, उस फंक्शंस की हम बात करते हुए आगे
चलते हैं। सो नाउ ऑन द हेड की बात करें तो हेड इज कवर्ड बाय द एक्रोसोमल कैप। ये एक्रोसोमल कैप होती है यहाँ पे, राइट। सो एक्रोसोमल कैप ये न्यूक्लियस के ऊपर होगा, राइट, जिसको हम लोग एंड दे आर कवर्ड विथ मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड बिया कैपिटाइटिस। एक्रोसोम बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने बात करी थी, काफ़ी सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। और ये जो लाइटिक एंजाइम्स हैं, यहाँ पे इस लाइटिक एंजाइम को आप दो, ये जो बने होते हैं लाइटिक एंजाइम्स, सो दीज लाइटिक एंजाइम्स आर मेड फ्रॉम, जो लाइटिक एंजाइम्स हैं, ये लाइटिक एंजाइम्स जो बने होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। जो लाइटिक एंजाइम, इस लाइटिक एंजाइम इज कॉल्ड स्पर्म लाइसिन। और स्पर्म लाइसिन के जो कंपोनेंट्स हैं ये हाइलुरोनिडेज और एक्रोसिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन काफ़ी बार। स्पर्म लाइसिन जो लाइटिक एंजाइम है, दोज लाइटिक एंजाइम आर कॉल्ड स्पर्म लाइसिन, एंड स्पर्म लाइसिन इज कंपोज्ड ऑफ हाइलुरोनिडेज, राइट, एंड एक्रोसिन। तो ये है क्या भाई? तो ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ओवम के वॉल को तोड़ने का काम करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट। हम उस पर आएंगे फिर से जब फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, राइट। देन सर दीप को यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? हाँ पूछो दीप भाई। सर हाँ सर वो जो जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ सर, आपने जो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के मिडल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया थे, हाँ उसके लिए रिजर्व फूड तो चाहिएगा ना, उतनी सारी एनर्जी हाँ, प्रोड्यूस। माइटोकॉन्ड्रिया को सही रिजर्व फूड की जरूरत ऐसे या नहीं है। सी नॉर्मली क्या होता है, स्पर्म के लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती है इसी कारण से, क्योंकि उसको फूड बहुत ज्यादा होता नहीं है, राइट। बट जो हमने बात करी कि जो बैंकेट हैं उसके पास इतनी सारी चीजें होती है, इतने ग्लूकोज और इतने चीजें होती है कार्बोहाइड्रेट कि दे कैन प्रोड्यूस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एटीपी, राइट, एंड दैट। हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा स्पर्म की लाइफ नहीं होती, हम आगे भी आ रहे हैं, है ना। ओके ऑल राइट, चलो इसको हम जरा क्लीन कर दें। क्लीन करके हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो ये हेड की हमने बात करी, ये हमने देखा, ये देखा हमने। नाउ अब हम जरा बात कर लें इस पूरी की पूरी स्लाइड को हम लेते हैं। नेक की बात करें तो नेक में हमने देखा कि यहाँ पे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है और डिस्टल सेंट्रियोल है ना। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का ये यहाँ पे आ नहीं रहा है तुम्हारे में, ओके कोई बात नहीं। इसको मैं ऐसा करता हूँ, एक बार स्क्रिप्ट मिनिमाइज कर देता हूँ तो चलिए आएगा सी। देखो यहाँ पे जस्ट ये स्लाइड देखो, ये बड़ा हुक नहीं आ रहा था इसमें, मैं यहाँ पे बताऊँ कि ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ये फर्स्ट क्लीवेज के समय हेल्प करता है जब फर्टिलाइजेशन हो। डिस्टल सेंट्रियोल ये बेसल बॉडीज की तरह काम करता है, इससे एक्सियल फिलामेंट निकलता है, राइट। सो एक्सियल फिलामेंट that passes through the middle piece, right, and extended up to the tail, right। और फिर जो हमने बात करी एनुलर रिंग की, रिंग सेंट्रियोल की, है ना, वो रिंग सेंट्रियोल एक रिंग की तरह एनुअल रिंग बनाता है, राइट। इसको जेनसन्स रिंग भी बोलते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे है। जो स्पाइरल शीथ है, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ, राइट, द स्पाइरल शीथ इज मेड अप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बनी हुई स्पाइरल शीथ। Then the nuclear part of the head is extremely condensed. उसमें क्रोमेटिन ही है, डीएनए है केवल, no cytoplasm is there and no nucleoplasm also is there, right, and some basic proteins are there in that is called protamines, right। कहाँ पे? न्यूक्लियस में, हेड के अंदर ये मोस्टली डीएनए होते हैं और थोड़े बहुत बेसिक प्रोटीन होते हैं, क्योंकि डीएनए के कंडेंसेशन में प्रोटीन चाहिए, तो दोज प्रोटीन्स आर नथिंग बट द प्रोटामीन्स, राइट। 9+2 स्ट्रक्चर पूरे के पूरे एक्सियल फिलामेंट में मिलते हैं, राइट, थ्रू आउट द स्पर्म, ऑलराइट। ओके नाउ वी कम टू द मिडिल पीस, राइट। अब मिडिल पीस पे आ जाते हैं। सो मिडिल पीस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी चैम्बर, है ना, क्योंकि हमने क्या देखा वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियाज हैं काफ़ी सारे, एंड दोज माइटोकॉन्ड्रिया are responsible to produce the energy, right।
और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्टरी शायद हो, अपने बुक में कुछ मुझे जहाँ तक याद है 25 है, लेकिन ये नंबर उससे ज़्यादा होते हैं। ये जो नंबर हमने लिखा है काफ़ी स्टैंडर्ड बुक से लिखा है, जो मेडिकल वाले पढ़ते हैं बुक, राइट। तो डिपेंड्स कि आप किस तरह से आंसर करते हो। यू टेक योर डिसीजन एट द टाइम ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, राइट। तो मैं यही कर रहा हूँ, 75 नंबर्स होते हैं, राइट। फिर लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म जो हमने बात करी, जिसको मैनकेट हम लोग बोलते हैं, राइट। और थोड़ी बहुत ये फूड को रखता है, कार्बोहाइड्रेट को रखता है जो एनर्जी देता है, लेकिन चूँकि स्पर्म की लाइफ भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत नहीं है। मैनकेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर ही आई थिंक, राइट। देन रिंग सेंट्रियोल की हमने बात करी, डिस्टल पार्ट में रिंग सेंट्रियोल होती है, राइट। फिर आगे हम क्लीन करते हैं इसे, ओके। नेक्स्ट हम टेल की बात करें तो दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म, राइट, एंड इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, राइट। एंड जो बेसल ग्रेन्यूल्स हैं, राइट, वहाँ से एक्सियल फिलामेंट निकल रहा है डिस्टल सेंट्रियोल से, राइट, जो कि थ्रू आउट टेल में वो जा रहा है और स्पर्म के मोटेलिटी में ये हेल्प करता है, राइट। नाउ ये स्पर्म की बात हो गई, यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस की बात हो गई, राइट। नाउ अब स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद यदि हम बात करें तो नाउ वी टॉक अबाउट सीमेन, कि सीमेन में क्या होती है, कैसे होते हैं। भाई कोई अंडरलाइन मत करो, फिर मैं ये करता हूँ यहाँ से, प्लीज़, फिर मुझे सेटिंग में जाके वो करना होगा। मैं जान के रखा हूँ कि किसी को क्वेश्चन हो तो पूछो, तो अंडरलाइन आप करो, ऐसे मत करो कहीं पे। तो सीमेन की बात करूँ तो सीमेन इज नथिंग बट द मिल्की वाइट एंड स्टिकी मिक्सचर ऑफ द स्पर्म एंड द सिक्रेशन ऑफ द एसेसरी ग्लैंड्स। ध्यान आ रहा है, एसेसरी ग्लैंड्स वहाँ पे 3 थे, राइट। उन तीनों एसेसरी ग्लैंड के सिक्रेशन और स्पर्म, इनको मिला के हम बोल देते हैं सीमेन, राइट। वॉल्यूम एक इजैकुलेशन में अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 ml होती है। पीएच हम बात करें तो 7.2 to 7.6 तक पीएच होता है। अपने बुक में 7.2 ही है मुझे जहाँ तक ध्यान है, बट मैंने भी जो लिखा है स्टैंडर्ड बुक से लिखा हुआ है 7.2 to 7.6 तक होती है इसकी पीएच, राइट। देन नॉर्मल स्पर्म काउंट की बात करें तो 20 to 120 मिलियन पर ml स्पर्म इज प्रेजेंट, राइट। 20 से 120 मिलियन तक। यदि 20 से कम हो स्पर्म, राइट, नंबर ऑफ स्पर्म्स, तो दैट पर्सन मे बी कंसिडर्ड एज स्टेराइल। 20 मिलियन पर ml से यदि कम हो तो, राइट। देन नंबर ऑफ स्पर्म की बात करें एक इजैकुलेशन में, कंप्लीट इजैकुलेशन में, तो 3 से 4 ml जो स्पर्म होती है, so that is approximately 200 to 300 million sperms in one ejaculation. See, these are the data given in your book, so you should remember it. Okay, इसमें कोई क्लू नहीं है, अंडरलाइन मत करो प्लीज, मैं कर रहा हूँ, आप प्लीज मत करो, अदरवाइज मैं फिर ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, 60 to 70% sperm should have normal shape and size in a normal healthy man. एक नॉर्मल हेल्दी मैन में इतने 60 to 70% स्पर्म होने चाहिए, नॉर्मल शेप के, नॉर्मल साइज के, राइट। 40% स्पर्म शुड हैव नॉर्मल मोर्टेलिटी एक्चुअली, राइट, मतलब 40% स्पर्म कम से कम जिंदा होने चाहिए मिनिमम, राइट, और मोर देन दैट, तो तभी वो पर्सन नॉर्मल हेल्दी फर्टाइल पर्सन कहलाएगा, राइट। तो दीज आर द डेटा, जस्ट यू शुड रिमेंबर इट, सब आपकी बुक से ही है, राइट। फिर से हम नेक्स्ट आते हैं अब, राइट। सी ये जस्ट एबनॉर्मेलिटीज हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि ये बुक से थोड़ा बाहर है, आप इसको ध्यान रखना, तुम्हारे लिए काम आएगा, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एबनॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू द स्पर्म काउंट, तो पहला जो है यहाँ पे एस्पर्मिया, दैट मींस एब्सेंस ऑफ द सीमेन, यदि सीमेन हो नहीं तो उसको एस्पर्मिया। देन एजोस्पर्मिया, एब्सेंस ऑफ द स्पर्म, या फिर इसको या इसको एस्पर्मिया भी बोलते हैं बहुत सारे बुक में, राइट, जो हमने यहाँ पे लिखा ना एजोस्पर्मिया, तो काफी सारे बुक में इसे एस्पर्मिया भी लिखता है, तो वो भी सही है, राइट, एजोस्पर्मिया या एस्पर्मिया, नोट कर लेना। देन तीसरा है हाइपोस्पर्मिया, लो सीमेन वॉल्यूम, यदि कम हो, 4 ml 3 ml से कम हो। देन ओलिगोजोस्पर्मिया, वेरी लो स्पर्म काउंट, राइट। देन next ethnozoospermia, that is poor sperm motility, right.
टेट्राजोस्पर्मिया, देन पुअर, नहीं ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये क्या होती है कि इसमें मॉर्फोलॉजी हैज बीन चेंज्ड, द स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, टेट्राजोस्पर्मिया द स्पर्म मॉर्फोलॉजी हैज बीन चेंज्ड, ये सेम लिखा गया है यहाँ पे। नेक्रोजोस्पर्मिया, सो आफ्टर इजैकुलेशन इट विल बिकम डेड, जैसे इजैकुलेशन हो और ये डेड हो जाए, राइट, तो दैट इज कॉल्ड नेक्रोजोस्पर्मिया। And many a times the WBC comes into the semen, right? So that is called leucospermia, right? तो ये सभी टर्मिनोलॉजी ये आप सुधार लेना, ये गलत लिखा हुआ है। टेट्राजोस्पर्मिया is nothing but the more than one morphology, right? ये गलत है, right? सर दीप को क्वेश्चन है। बोलिए जी दीप जी। सर आपने जो पहले की स्लाइड में कहा ना कि 60 to 70% स्पर्म्स का वो नॉर्मल साइज होना चाहिए, यस, उसका अगर एबनॉर्मल साइज होगा तो फिर आगे क्या फर्क पड़ेगा? एक मिनट रुको, मैं इसको इरेज कर दूं, फिर हम तुम्हारे बातों पे आएंगे। हाँ बोलो तो अब दीप, ये हाँ, 60 to 70% स्पर्म शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, हाँ इसमें क्या है? सर तो उसकी अगर नहीं होगी ऐसे नॉर्मल शेप एंड साइज तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा फिर? उसका देखो क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा, है ना, जो ये शेप साइज सही नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो उससे इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है। ओके, इनफर्टिलिटी कैन बी कॉज्ड बाय द लो स्पर्म काउंट, यदि शेप सही नहीं हो, साइज सही नहीं हो स्पर्म की, तो उससे इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है। हाँ, लो स्पर्म काउंट होगा, ये जो लिख रहे हैं, राइट, तो लो लेकिन स्पर्म, राइट, तो ये इनफर्टिलिटी कॉज करता है। सर हाँ, अगर साइज बड़ा होगा तो क्या होगा? अब बड़ा होगा तो फिर दैट इज ऑल्सो नॉर्मल, नॉर्मल नहीं हुआ ना। हाँ, ठीक है, तो बड़ा हुआ तो वो भी सही नहीं है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। हाँ, तो उससे भी हाँ, फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। हम्म, हम्म, बोलिए दीप जी। बस क्लियर है। ओके गुड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ है। देखो एक्चुअली अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है oogenesis, लेकिन oogenesis में अगेन फिर आधे घंटे लगेगा, तो मैडम क्या बच्चे को क्या करते हैं, क्योंकि सर टाइम हो गया है ऑलरेडी। हाँ मैं वही देख रहा हूँ, टाइम हो गया है, हाँ लेकिन मेरा टारगेट था कि oogenesis भी खत्म कर दूं मैं, तो रहने दें। हाँ सर रहने देते हैं, क्योंकि अभी एक उन लोग खाली स्पर्मेटोजेनेसिस ही आज अच्छे से देख ले, तो दोनों मिक्सअप भी ना हो, कल अच्छे से क्लियर करके आ जाए तो। हाँ, तो ठीक है, तो ऐसा कुछ करते हैं कि यहाँ तक रहने देते हैं, है ना। तो हाँ चलिए सर। हम अब यहाँ पे क्वेश्चन ओपन करते हैं, यू आस्क मी क्वेश्चन इफ यू हैव, राइट, अच्छे से समझ के। भाई ये ध्रुवी तुम अंडरलाइन मत करो, मुझे नाम भी दिख रहा है ना, अपने ध्रुव, अंडर, हाँ व्हाई यू आर अंडरलाइनिंग दैट? हाँ आपको अंडरलाइन करना हो तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो अंडरलाइन करो तो चलेगा, है ना, इसके लिए मैंने आपको डिसेबल नहीं किया है ना। ओके प्लीज मत करना। ओके चलो, तो आप किसी के पास क्वेश्चन हो? हेलो, आवाज आ रही है मैडम मेरी? हाँ सर आ रही है। चलो जिसको कोई क्वेश्चन हो पूछेंगे। सभी अपने ऑडियो ऑन कर लीजिए, जिसको पूछना हो वो ऑन करेंगे। हाँ जिसको पूछना है वो अपना ऑन करेंगे। वीडियो सब ऑन कर दीजिए, फिर वन बाय वन रेज योर हैंड, मैं फिर उनको अनम्यूट कर दूंगी। किसको क्वेश्चन है, रेज योर हैंड। एंजेलिना बोलिए। बोलो बोलो, क्या आशिया, आपको कोई क्वेश्चन है? इनको अनम्यूट करिए मैडम जो हाथ उठा रहे हैं। हाँ 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 सर। और कौन हाथ उठा रहा है? आशिया कहाँ गई?
बोलो, क्वेश्चन पूछो। अनम्यूट नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ सर मैं कर रही हूँ। आशिया मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ये हाँ पहले वाले पे ही है। हाँ 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 आशिया बोलो अब। सर वो कल की क्लास में आपने जो फिम्रिया के बारे में बताया था ना, वो फिर से बताओ ना। क्या बताया थोड़ा था? उसका थोड़ा क्या काम? फिम्रिया फिम्रिया एजिस ऑफ द अच्छा, इनफंडिब्यूलम वाला था ना हाँ वो। फिब्री, वो कैसा होता है? ये जो इनफंडिबुलम होता है ना, इनफंडिबुलम इनफंडिबुलम फनल के तरह का स्ट्रक्चर, उसके नीचे फिंगर लाइक ऐसे लटके हुए होता है प्रोजेक्शंस। और वो कैसा है कि जब ओव्यूलेशन होती है तो ओवम को कैच करने का वो काम करता है ना? वो बड़ा छोटा ऐसा होते रहता है यूं, राइट? और वो कैच कर लेता है sperm को, आई मीन ओवम को, है ना? उसको फिम्बरी बोलते हैं। एंजेलिना को ओके बोलिए, है ना? और बोलिए आशिया, कुछ है तो। नो सर। ओके, एंजेलिना को क्लियर। कुछ क्वेश्चन था? नम्रता जी को कुछ क्वेश्चन है? यस बोलिए, म्यूट करिए मैडम। हाँ वेट। सर एक बुक में ऐसा दिया था कि प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, हाँ हाँ, तो उसके रिमूवल से स्टरिलिटी होती है मेल्स में, तो वो सर कैसा है? ऑफ कोर्स, सी प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो एसेसरी ग्लैंड है ना? जो हाँ, कि हेल्प करता है सीमेन के बनने में। कितना % उसका कंट्रीब्यूशन है सीमेन में? कल कल बताया था मैंने। वो पीएच। नहीं, पीएच नहीं, उसके आप इम्पोर्टेंस को देखो, क्या क्या है उसके। जो हम कल के क्लास में हमने बताया था ना कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कंपाउंड्स को, हाँ आई मीन बोलो क्या क्या है, पढ़ो, दिखाऊं मैं? नहीं लिखा है? मतलब वही था ना कि वो एसिडिक फ्लूइड को सिक्रेट करता है जिसमें कैल्शियम साइट्रेट आयन, एसिडिक नहीं करता है, एसिडिक करता है वो, मतलब मिल्क। हाँ मिल्की सिक्रेशन है। हाँ, ओके, और वो हाँ एसिडिक एनवायरनमेंट वेजाइना को न्यूट्रलाइज करता न्यूट्रलाइज करता है ना? है। तो देखो वो सब चीजें फिर नहीं हो पाएगी, है ना? हाँ तो दैट पर्सन में भी इनफर्टाइल। देखो मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने ला रहा हूँ वो जो कल जो हमने बात करी थी ना। हम्म, अच्छा नहीं, ओके ठीक है, चलो ये मैं एक दूसरा स्लाइड तुम्हारे सामने खोलता हूँ, देखो। देखो जो हमने तुमको लिखाया था ना, वो कुछ इस तरह से था। सी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ना? ओके, दिख रहा है तुमको नम्रता? नहीं सर, स्क्रीन नहीं, मतलब वो अच्छा अच्छा, स्लाइड ओके, नहीं है। शेयर नहीं किया है मैंने, ठीक है ठीक है, एक ही मिनट में शेयर कर लेता हूँ। सर हाँ एक ही मिनट, ये शेयर, हाँ देखो प्रोस्टेट ग्लैंड, ये हम देखें तो यहाँ पे इसका अल्कलाइन पीएच था, है ना, जली लाइक सब्सटेंस। और ये एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म दिख रहा है, हाँ ये स्पर्म को एक्टिवेट करता है। और यदि स्पर्म एक्टिवेट नहीं होएगा तो दैट मीन्स दैट वुड बी द कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेरिलिटी, है ना? और 30% पार्ट ये सीमेन का भी कंस्टिट्यूट करता है, मतलब सीमेन में भी बहुत ज्यादा बनेगा नहीं। ओके, ये क्वेश्चन हाँ था ना कि हाउ द पर्सन इज स्टेराइल आफ्टर रिमूविंग प्रोस्टेट। हाँ हाँ तो देखो ये सभी अलग अलग, देखो ये हमने यही लिखे हुए ही थे, बट आप एक काम करना, ये वैसे मैंने अभी यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया है, आज ही यूट्यूब पे अपलोड करूंगा इसको मैं। जस्ट ये क्या है कि आई मीन जो हार्डकोर नीट के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा, तो आप सब्सक्राइब कर लेना तो मिलते रहेगा आपको। ये ये वही है जो कल हमने बात बताया था, वही है, जस्ट यहाँ पे पॉइंट वाइज करके लिखा हुआ है।
राइट, 30%, और ये स्पर्म के एक्टिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन। बोलिए और कुछ। सर हाँ सर वो अल्कलाइन पीएच तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड नहीं करता है? एग्जैक्टली सी वो भी करता है। इवन मैं बताऊं तुमको, कौन तुम पूछ रहे हो? मैं दीप। हाँ दीप दीप दीप, ओके गुड। सी दीप, यहाँ पे यदि आप देखो तो होता क्या है यहाँ पे, मैं तुमको यदि बताऊं तो सेमिनल वेसिकल से तुम चलो, सेमिनल वेसिकल में एज सच पीएच का कोई बहुत जिक्र नहीं होता है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल, राइट, दोनों की जो पीएच होती है अल्कलाइन होती है, राइट, है ना, ये अल्कलाइन ये भी अल्कलाइन। देखो अब देखो यहाँ पे तीसरी बात मैं बोल रहा हूँ तुमको, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड ये फीमेल में भी होता है, वजाइना में भी होता है, कल हमने बात किया था, याद है? हाँ हाँ हाँ। वजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की भी ओपनिंग होती है, और वो भी यही काम करता है एक्चुअली वहां भी। लेकिन वो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या होता है, जब इंटरकोर्स होता है तभी उससे सिक्रेशन होती है, और वो भी अल्कलाइन सिक्रेशन होता है। वजाइनल ओरिफिस के अंदर एसिडिक पीएच होती है, ठीक है, ऐसा बात है। समझ में आया? आ गया। हाँ बोलो, नेक्स्ट बोलिए। आई होप क्लियर हो रहा होगा मिस्टर दीप। हाँ क्लियर, आई मीन देखो फेस टू फेस तो हम हो ही रहे हैं, बट क्लैरिटी हो रही है क्लास की, जितनी मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नम्रता जी हाँ सर। दबे हुए आवाज में बोल रहे हैं। नहीं नहीं। ओके कोई बात नहीं, चलिए और किसी को क्वेश्चन हो तो पूछो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं हर्ष बोल रहा हूँ। हर्ष बोलो भैया। सर वो मुझे क्वेश्चन है कि जैसे कि आप बोलते हो कि फर्टिलाइजेशन जैसे कि एक स्पर्म गया, वो इतने मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं, लेकिन उसमें से लेके एक ही होता है जो फर्टिलाइजेशन करवाता है, लेकिन कभी कभी के लिए दो भी आ जाए, तो वैसा कुछ कंडीशन में होता है सर? जैसे कि ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, कभी कभी बर्थ देती है मदर उनको, यंग वंस को, और मोस्ट ऑफ तो हमें एक ही देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी ट्विंस होते हैं, जैसे एक की जगह दो स्पर्म्स आ जाते हैं शायद से, बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा नहीं है, देखो हम उस पे आएंगे, बट तुम्हारे क्वेश्चन के लिए मैं 1 मिनट बोल ही दूं यहाँ पे। नॉर्मली क्या होती है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही ओवम नॉर्मली फीमेल में बनता है, नॉर्मली, ओके, बट कभी कभी 2 ओवम भी बन जाता है, हाँ ठीक है। तो यदि 2 ओवम बन गया, या फिर ओके। बहुत बार हम लोग ओवम बनने के लिए सुपर ओव्यूलेशन बोलते हैं, सुपर ओव्यूलेशन भी करवाते हैं बहुत बार, ओके, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी हाँ यदि करना हो तो उसके लिए हम लोग सुपर ओव्यूलेशन करवाते हैं हार्मोन को इंजेक्ट करके। उस केस में एक से ज्यादा ओवम बनता है, सेकेंडरी साइट बनता है, तो एक से ज्यादा स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक है, ओके। तो ओके सर। उसमें ट्विंस हो सकते हैं, लेकिन उस ट्विंस को हम लोग ओके क्या ओके बोलते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस, 2 जाइगोट अलग अलग बने हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग डाइजाइगोटिक ट्विंस ओके। बोलेंगे। हाँ हाँ। लेकिन तुम जो बोल रहे हो कि एक ओवम को एक से ज्यादा स्पर्म यदि हिट कर दे, वैसा नहीं होता है। सी नेचर की बहुत बड़ी क्या कहते हैं कि वहां पे निगरानी रहती है भैया, कि वो एक स्पर्म को ही अंदर जाने देता है एक ओवम के अंदर, राइट। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जब क्लीवेज होता है ना, क्लीवेज का मतलब जाइगोट की डिवीजन है ना, जाइगोट जो डिवाइड करता है ना, वो उसमें इस तरह से डिवीजन होती है ना कि वो 2 अलग अलग बना लेते हैं जाइगोट पहला डिवीजन में, तो उससे भी बनते हैं 2 अलग अलग ट्विंस, आई मीन बच्चे बनते हैं, जिसको हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। वो यदि फीमेल है तो फीमेल ही होएगा दोनों, मेल है तो दोनों मेल ही होएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ट्विंस बनने के 2 कारण हैं, 2 तरह से, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक। हर्ष की आवाज नहीं आ रही है मुझे, ठीक है। और एक ओवम को हमेशा एक ही स्पर्म हिट कर सकता है, दूसरा नहीं, उसके ऊपर वॉल लग जाता है, हम बात करेंगे आगे फर्टिलाइजेशन में। बोलो नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन हो तो किसी को हाथ खड़े करो। है कोई क्वेश्चन?
किसी का हाथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा सर। क्या लग नहीं रहा है क्योंकि वीडियो भी बहुतों का ऑफ है यहाँ पे। हाँ तो ओके, तो हम अब एंड करते हैं आज के क्लास को। और और पढ़िए, पढ़ना बुक में से अच्छे से पढ़ना। सही, मैं फिर से बता दूं, ये जो टॉपिक है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, और हर एक बार नीट और एम्स में क्वेश्चन पूछते हैं। बुक से अच्छे से पढ़ना, जो भी बुक तुम्हारे पास हो, समझने की कोशिश करना कि कब माइटोसिस 1 हो रहा है, कब मियोसिस 1 हो रहा है, कब मियोसिस 2 हो रहा है ना, कब उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब बहुतों ने होमवर्क अभी भी नहीं दिखा रहे हैं। होमवर्क अभी भी बहुतों का बाकी है जो नहीं भेज रहे हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, क्लास अटेंड करनी है या नहीं करनी है? अब मैं कल से पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चालू करूंगी। बहुतों का होमवर्क अभी भी नहीं आ रहा है। बहुत है जो आज के आज ही तुरंत भेज देते हैं उसी दिन, और बहुत अभी भी सो ही रहे। और जो करके होमवर्क करके दे रहा है उनको भी मुझे कहना है लिख के लिखोगे तो फायदा होगा। खाली आप लोग कॉपी करके भेज दोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो और पढ़ पढ़ के लिख सकते हो। राइट? सो आज का होमवर्क है स्पर्मेटोजेनेसिस वाला ही मेल का जो सर ने करवाया था वो। और बुक में एक फिगर दी हुई है, मैं भी आपको बताती हूँ कौन सा फिगर नंबर है वो। हम्म, 3.8 है, पेज नंबर 49 पे 3.8 है फिगर, वो आपको करनी है। ओके, क्लियर है सबका? हाँ, ये जो सर डिस्प्ले कर रहे हैं वही फिगर आपको करनी है। 3.8 में फिगर जो दी हुई है वो, पर खाली मेल की करना आप लोग। स्पर्मेटोजेनेसिस जो लिखा है ना, वो जो दूसरी साइड है वो oogenesis वाली है जो कल हम लोग करेंगे। क्लियर है? तो हाँ बोलिए सब लोग, तो पता चले। स्पर्मेटोजेनेसिस की थियरी आज आपको लिखनी है, फिगर ड्रॉ करना है 3.8 का ए, खाली ए वाला। और वो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा। दूसरी एक बात कि अभी भी रोल नंबर आप लोग ने नहीं लिखा है, कितनों ने रोल नंबर बाकी है अभी भी कितनों का। तो आज मैं आपके ग्रुप में एक फॉर्मेट भेज दूंगी कि आपको रोल नंबर कैसे लिखना है, और कितने जन ने अभी तक रोल नंबर, हो सकता है किसी को याद ना हो, तो एक लिस्ट मैंने सर से मंगवाई, अगर वो मिल जाती है तो आपको मैं आपका रोल नंबर की लिस्ट भी दे दूंगी। और जिनको पता है उनका मैं फॉर्मेट भेज दूंगी कि आपको कैसे लिखना है। पहले रोल स्टैंडर्ड रोल नंबर एंड देन नेम, वो फॉर्मेट में भेजूंगी, आप कर दीजिएगा तो इजी रहेगा आप लोग की अटेंडेंस। वैसे अटेंडेंस रोज ही हो रही है। कक्षिल, क्या क्वेश्चन है बेटा आपको? रीड कर सके, क्या रीड करना है आपको? आवाज नहीं आ रही है कक्षल? एक ही मिनट वेट कर। हेलो, थोड़ा हाँ मैम, ये व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, हम रीड कर तो अपना म्यूट कर देंगे, बाकी सब म्यूट कर देंगे क्योंकि मैंने सबको एक साथ किया है अनम्यूट, इसीलिए। हाँ कक्षिल, व्हाट डू यू वांट? हाँ कक्षिल। हाँ मैम, हाँ वो आप पीपीटी की जो सर पढ़ा रहे हैं ना, हाँ
हाँ तो उसकी पीडीएफ बना के व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो कि हम पढ़ सके उसे, सर रिवाइज कर सके। वो हो सकता है सर आपके पास जो पीपीटी है उसका वो बोल रहा है। हाँ ऐसा कुछ कर देंगे, भेज देंगे ग्रुप पे भेज देंगे। तो सर उसका पीपीटी बना के आप लेकिन तब तक जो आपके पास टेक्स्ट बुक है, जब तक वो नहीं आ रहा है तब तक आप टेक्स्ट बुक में जो थियरी दी है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम है उसमें से तो वही थियरी और जो आप लोगों ने बुक में होगी वही थियरी पूछाएगी, वैसे ही लिखना होगा। सो बुक की आप लोगों को लिखना है, जो भी क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ वो आप लोगों को बुक से ही लिखना है, पॉइंट वाइज बना के लिखना है। सर के पास बहुत सारा एक्स्ट्रा है, वो अच्छी बात है, आपके नीट और जीबी पढ़ने के लिए बहुत इजी रहेगा, सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बराबर। लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो थियरी लिखना है वो आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखनी पड़ेगी, जो थियरी पूछेगी। तो एमसीक्यू के लिए सर का अगर फॉलो करोगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वो जो डिस्क्रिप्शन होता है वो आप लोग टेक्स्ट बुक का फॉलो करना पॉइंट वाइज। और 1 मार्क्स का भी है, यस धैर्य, 1 मार्क्स का भी आप लोगों को लिखना है, 1 मार्क्स का। जो भी रोज आपको, ये तो कॉमन ही रहेगा कि आपको जो भी टॉपिक चला है उसमें से लाइन टू लाइन आपको 1 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन ढूंढ के लिखना है, वो दोनों। ओके, तो 2 क्वेश्चन है आज के लिए। गैमेटोजेनिस के अंदर खाली स्पर्मेटोजेनेसिस का ही लिखना है, मेल का, विथ डायग्राम एंड जो शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को बोलते हैं वो। और जो अभी भी सो रहे होमवर्क नहीं कर रहे वो फिर 1-2 दिन में कार्तिक से मैं पूछ के आप लोगों को एंट्री नहीं दूंगी, फिर आप लोगों को फिर जो करना हो आप लोग कर सकते हो। और जो होमवर्क लिख रहा है वो प्लीज पढ़ के लिखे, ऐसे ही वेट ना उतारे। और रोल नंबर वाला आप लोगों को मिल जाएगा आज, तो आप लोग ऐड कर देना जिसका भी, और जिसको याद है वो कर लेगा। फॉर्मेट में जो भेजू उस हिसाब से ही लिखना है। चलो बोलो, है कोई और क्वेश्चन किसी को, वरना यहाँ पे मीटिंग एंड करते हैं। एंड कर दो। हाँ सर एंड कर देती हूँ। ओके सर, तो कल मिलते हैं।